बहुत शुक्रिया। सम्मानित मंच और सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले बुद्ध का 2 वाक्य कहना चाहूँगी। इसका समर्थन कृष्णा सोपती जी भी करती हैं। आप भी मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरे लिए ऐसा ही कहिए कि जो भी देखो ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, और फिर ऐसे देखो जैसे अंतिम बार देख रहे हो। तो थोड़ी देर झेल लीजिए। मैं बहुत बोल नहीं करूँगी। आज का टॉपिक है भारत का सोपती आख्यान। हिंदी जगत में अपने क्रांतिकारी विमर्श और मनोवैज्ञानिक पड़ताल के लिए अपनी परिमार्जित लिपि में अपनी गहरी छाप कृष्णा सोपती जी की विभिन्न रचनाओं, विभिन्न किताबों में हम महसूस करते हैं और पढ़ते हैं। उनकी रचनाएं इसी बदलाव का आत्मसात कर उनका पुनर्पाठ कर रही हैं। उनकी रिहाइश आज़ाद भारत और दिल्ली और शिमला में ज़्यादा हुई। दिल्ली और शिमला उनके हृदय में दृश्य और बिंब बनकर बहुत ही गहरे से धसे हुए हैं, और उनकी तमाम यादें इन किताबों में, उनकी विभिन्न किताबों में हम पढ़ते हैं। उनका कहा, उनका लिखा प्रगतिवादी तो है ही, उसके साथ साथ वह मानवीय भी है और एक दबंगता के साथ वो अपनी बात रखती हैं। जैसा कि उस जमाने में महिलाओं के लिए ऐसी बहुत आसान बात नहीं थी कि अपनी बात कह दें। उन्होंने दोनों मुल्कों की संस्कृति को बहुत ही गर्मजोशी के साथ महसूस किया। पराधीनता फिर बंटवारा जिस दर्द को लेकर आया, जिसमें भारत सांसें ले रहा था, वो देख रही थी। उदारता भी देख रही थी और संकीर्णता भी देख रही थी, और अपने परिवेश के प्रति बहुत ही चौकन्ने से उनकी निगाहें उन्हें भांप रही थी। कृष्णा सोपती जी का भारत उनके भाव, भाषा और विचार की जुगलबंदी है, जिसमें न केवल जमुना का बल्कि चेनाब का भी पवित्र जल प्रवाहित हो रहा है। कृष्णा जी जिस भारत में सांस ले रही थी, जिंदगी नामक के रचनात्मक रूप में उनकी भाषा ठेठ ग्रामीण संस्कृति का बाना पहन लेती है। भारतीय कहा जाता है कि भारत गाँवों का देश है, और गाँव और देश आज एक अपनी संस्कृति को मिक्स कर रहा है। वे उस समय काल के उस धागे को गूंथ रही थी, और इस गूंथ में दर्शन भी है, और जिसमें वो अपनी मजी हुई उस भाषा को उठाकर वे मंचित करती हैं, तथा वर्तमान का दृश्य, विभाजन, युद्ध, स्वाधीनता संग्राम का आंखों देखा दृश्य इतना मजा हुआ है कि उनकी भाषा का भारत देखकर कौतूहल जगता है कि क्या यही भारत है, ऐसा ही भारत है। कृष्णा सोपती जी रेणु जी की आंचलिक भोली भाषा की मुरीद थी। उन्होंने लिखा कि हम कृतज्ञ हैं रेणु जी के, जिन्होंने देश के खेतिहर संवाद को मैलांचल में प्रस्तुत किया। रेणु जी की कृति आदिम रात्र की महक में ऐसे ही भारत के एक हिस्से की सहज बोलीबानी की झलक है, जैसे सोपती जी की रचनाओं में पंजाब का पानी झलकता है। रेणु जी की कहानी आदिम रात्र की महक का एक टुकड़ा देखिए। कर्मा पूछना चाहता था कि नए पुख्ता मकान में बाबू को चूने की गंध लगती है क्या। यह आंचलिक शब्द भारत के सुदूर बिहार का है। उनकी रचनाएं बदलते भारत के भाषा, खान पान, रहन सहन, बोली बानी का विस्तृत कैनवास है। कृष्णा सोपती जी ने निरंतर कई विधाओं में काम किया, और लंबे साहित्यिक जीवन में उन्होंने खूब यात्राएं की। बुद्ध का कमंडल, लद्दाख उनकी यात्रा वृत्तांत है, और इन कृतियों में उन्होंने भारत की जो तस्वीर देखी उसे रची। शिमला, कसौली, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, गंगटोक ऐसे कई स्थान हैं जिनकी जीवन छवि उनकी रचनाओं में मौजूद हैं और देखने को मिलती हैं। वे जब हिमालय गई तब वहाँ के सौंदर्य ने उनके मन को मोह लिया। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, ऐसा उनकी किताब में लिखा हुआ है। वे उस सौंदर्य को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। वे लद्दाख की सुंदर भौगोलिक रूप पर मोहित थी। और अभी जो मैंने 2 वाक्य बुद्ध के बोले,
वे इन्हीं पंक्तियों को उस समय याद कर रही थी कि जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो, और ऐसे देखो जैसे जीवन में आखिरी बार देख रहे हो। उन्होंने भी शायद इन्हीं पंक्तियों का अनुसरण किया होगा, तभी उनकी रचनाएं विभाजन के पूर्व पाकिस्तान और विभाजन के बाद के भारत की तस्वीर पेश करने में अक्षर अक्षर सक्षम हुई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में वे भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए व्यक्तियों को देख रही थी, उनकी बोली भाषा को सुन रही थी, उनके शारीरिक बनावट, उनके हाव भाव को देख रही थी। जो उनकी लेखकीय दृष्टि से नहीं बच पाया वो कहीं न कहीं उनकी रचनाओं में आया है। वे अपनी किताब मार्फत दिल्ली में लिखती हैं कि अंग्रेजों द्वारा बसाई गई दिल्ली का नया देशी कलेवर देखने को मिल रहा है। कभी इन सड़कों पर तारकोल की चमक दिखाई देती थी, इनको सुबह शाम भूला जाता था। आज उन्हीं सड़कों पर छाबड़ियों के पत्ते, इश्तहार, कूड़ा कचरा है। कनॉट प्लेस का बदलता है दृश्य उनकी इस किताब में दिखाई देता है। भारत की विभिन्नता और एकता दोनों दिखाई देती हैं। जो एक नया भारत है, भारत को एक नया भारत तो मिल गया, लेकिन वैसा नहीं मिला जैसा वो चाहती थी। वे भारत को साफ सुथरा देखना चाहती थी, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे भौतिक और अभौतिक रूप से। उनके उपन्यास दिलोदानिश में दिल्ली की बदलती आबो हवा का दस्तावेज है और सिक्का बदल गया, जिसकी बात अभी सभी रचनाकारों ने की। फिर सिक्का बदल गया में साहनी अपनी शानो शौकत छोड़कर विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा, और वह विस्थापन गहरी टीस देकर झेलता है। देर हो रही है, देर हो रही है, यह शब्द अपने ही घर में अगर किसी को सुनना पड़े तो कैसा लगेगा। शाहनी बहुत अकेली थी, और सिक्का जो बदल गया, सिक्का क्या बदला, नजर ही बदल गई लोगों की। यह दिल्ली शहर भी वो कहती हैं कि न जाने कितने हाथों से गुजरा है, न जाने कितने आक्रांत योद्धा आए, जीता, उन्होंने राज किया और अपनी छाप छोड़ी। बहुत ही हाथों से गुजरा, लेकिन वह वैसी ही ताज़ा दम है जैसे पहली थी। उसकी बसावट में हिंदुस्तान के न जाने कितने योद्धाओं का योग है। जमुना का किनारा इस बात का साक्षी है। और वे अपनी बात में दिल्ली के बाज़ारों का भी जिक्र करती हैं, जिसमें उन्होंने चांदनी चौक के बाज़ार, अन्नपूर्णा की बंगाली मिठाई का भी जिक्र वे बड़ी शिद्दत से करती हैं, और मुझे लगता है उन्हें शायद बहुत पसंद भी था। कृष्णा सोबती की शिक्षा भारत के कई शहरों में हुई, इसलिए उनकी रचनाओं में भारत की सांस्कृतिक तस्वीर देखने को मिलती है। उन्होंने गुजरात में सिरोही रियासत में कार्य किया। जो वहाँ का अनुभव था, उनके आत्मकथात्मक उपन्यास गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान में मिलता है। उन्होंने दोनों भारत देखे। उन्हीं के शब्दों में मैं कहना चाहूँगी कि मैं उस सदी की पैदावार हूँ जिसने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ छीन भी लिया। एक थी आज़ादी और एक था विभाजन, ये दोनों उनके जीवन में देखने को मिला। वे छूट गए गांव से विस्थापन का दुख झेलती हैं, लेकिन पुनः वापस जाने की कामना उन्हें टीसती रहती है कि मैं अपने गांव एक बार जरूर जाऊं। उनका पूरा अस्तित्व इसी से पुनर्निर्मित होता है। वे जिंदगी नामा उपन्यास में कल्पना के सहारे उस गांव को बसाती हैं और खो चुकी धरती की परंपरा विरासत को जीवित करती हैं। गुजरात और पंजाब की संस्कृति उनकी विभिन्न रचनाओं में यह देखने को मिलता है। वे अपने लेख देश जो अयोध्या था और जो फैजाबाद भी में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पक्षधर थी। उन्होंने एक ग्रामीण संकीर्णता का, धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया। कृष्णा सोबती का भारत न किसी एक जाति का है और न ही किसी एक संप्रदाय का है। यहाँ अयोध्या है तो फैजाबाद भी है, और बनारस है तो मुगल सराय भी है, अलीगढ़ है तो रामपुर भी है, जहाँ संस्कृति की समरसता परस्पर विरोधाभास के अवस्था में एकमेव का संदेश दे रही हैं।
1979 में प्रकाशित कृष्णा सोप्ती का उपन्यास जिंदगी नामा के बृहद अन्वेषण में ब्रिटिश काल में भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का स्थान, वंचित समाज की तत्कालीन भारतीय समाज में स्थिति का विस्तृत आख्यान और परिदृश्य उपस्थित है, जिनमें तख्तियां बदल रही हैं। यह बदलाव उन्हें बहुत टीस देता है। तख्तियां बदल रही हैं। वे लिखती हैं कि किंग्सवे कैंप अब राजपथ है तो क्वींसवे कैंप जनपथ है। यह बदलाव उन्हें बहुत टीस देता है। और थोड़ा समय और लेती हूँ। जिस कालखंड में औरतों की आवाज़ किसी ने ऊंचे स्वर में न सुनी हो, उस काल में वो लव हेट की बात करती हैं और बड़ी दबंगता से करती हैं। उनकी रचनाओं में सेक्स का जश्न नहीं बल्कि भाषा का जश्न है और मित्रों का किरदार वह बदलते भारत की तस्वीर है जिसे उन्होंने बहुत ही बोल्ड तरीके से प्रस्तुत किया। जिस समय बुद्ध ने आम्रपाली को बौद्ध धर्म में शामिल किया, उस समय की यह बड़ी हैरतअंगेज घटना मानी गई, क्योंकि बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए वर्जित किया था। आम्रपाली को दीक्षा देकर उन्होंने स्त्रियों के पक्ष में एक क्रांतिकारी कदम उठाया और कृष्णा सोप्ती की मित्रों ने भी उस समय के लिहाज से जो अपनी बात रखी वह एक साधारण महिला कभी नहीं कह सकती थी। उनके रचे पात्र भारतीय व्यवस्था की रूढ़ियों को तोड़ते हैं। उनके रचे पात्र कल्पना से नहीं बल्कि यही हमारे समाज से निर्मित हैं और यहीं से आए हैं। कृष्णा सोप्ती ने हेलेन सिस्कू के विचारों को परमाजित रूप में ग्रहण किया। रचना के गर्भगृह नामक किताब में उन्होंने कहा, स्त्री पुरुष दलित सवर्ण के बीच की खाई को दूर किया जा सकता है तो वे शिक्षा है। वे भारत के सुदूर दर्रे, टाइगर हिल्स, माउंट आबू, कंचनजंगा, चीना पीक, बद्रीनाथ, लेह, लद्दाख, नदियों, पठारों, तालों, झीलों की सुंदरता पर मोहित थी। चीनी यात्री फाहियान का आगमन जब भारत में हुआ बौद्ध ग्रंथों की खोज में, तो उन्होंने भारत की एक प्राकृतिक और बौद्धिक संपदा की प्रशंसा की और कृष्णा सोप्ती के भारत में भी इसी भारत की सांस्कृतिक आख्यान का वर्णन मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया।